गढ़वाल राज्य की आर्थिक एवं प्रशासनिक स्थिति। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी ऑफ गढ़वाल स्टेट। ठीक है, तो प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन इस प्रकार का था कि गढ़वाल राज्य का प्रमुख राजा हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो राजा था ये संप्रभु हुआ करता था। कहने का अर्थ है कि किसी के अधीन नहीं था, न किसी को टैक्स दिया करता था, पूर्णतः संप्रभु था ये राजा। लेकिन फिर भी इसे जो जब प्रजा होती थी वो देवता की तरह माना करती थी। बुलांदा बद्री के रूप में इसको जाना जाता था और ये मंत्रिमंडल की सहायता से प्रशासन को चलाया करता था। आगे अगर देखा जाए तो शासन प्रणाली की अगर बात की जाए तो शासन प्रणाली वंशानुगत होती थी, यानी कि राजा का जो पुत्र होता था वही क्या करता था, राज करता था, आगे चल के वही उत्तराधिकारी बनता था। गढ़वाल राजवंश एक किताब है। गढ़वाल राजवंश में इनकी पूरी वंशावली लिखी हुई है, वहीं से बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो गढ़वाल राजवंश जो काव्य है इसमें कुछ का जिक्र किया गया है, कुछ पदों का जिक्र किया गया है, जैसे कुमार या कुंवर। तो कुंवर कौन होता था, जो इनका बेटा हुआ करता था, राजा का जो बेटा हुआ करता था। तो ये मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता था और साथ में राजा इसे एज ए परामर्शदाता के रूप में दिखता था। और जो अधिकतम केसों में क्या होता था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राज सिंहासन की गद्दी पर बैठता था। और आगे चलकर और फ्यूचर में क्या होता था, धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता रहा तो युवराज को या कुमार को, कुंवर को टीका भी कहा जाने लगा। तो जो टीका शब्द है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है और टीका इन्हीं को ही कहा जाता है। गुरु होते थे इनके यहाँ पर। हर किसी के समय गुरु नहीं हुआ है, हर राजा के समय गुरु नहीं हुआ है, लेकिन जिनके समय हुए हैं तो उनका कुछ जिक्र है, जैसे श्याम शाह और फतेह शाह। श्याम शाह के बाद आते हैं फतेह शाह। हालांकि काफ़ी बात तो श्याम शाह और फतेह शाह इनके बाद इनके जो गुरु हुए इनके समय में जो है वो शंकर गुरु का जिक्र मिलता है गढ़ राजवंश काव्य में। और प्रद्युम्न के समय में भी एक गुरु हुआ करते थे, श्रीपति गुरु के नाम का जिक्र मिलता है। नेगी कौन होते थे, नेगी जो क्षत्रिय होते थे उनको नेगी कहा जाता था। नेक प्राप्त किया करते थे ये, और बाद में चल के ऐसा हुआ कि ये पद भी वंशानुगत हो गया। आप बाकी सबका भी जिक्र किया गया है, जैसे इनके यहाँ पे और पदाधिकारी इनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते थे, जैसे पुरोहित, मुख्तार हो गया जैसे कि महामंत्री, जो मेन बड़ा मंत्री होता था, वजीर जो पूरे प्रशासन का अध्यक्ष होता है, गोलदार होते थे जो इनका किला या राजधानी हुआ करती थी, उसके चारों तरफ मतलब कि उसकी सुरक्षा किया करते थे। और दीवान होता था स्पेशली जो सेना को देखता था, सेना को कहाँ भेजना है, कितना उसका खर्चा है, ये सब कुछ जो करता था, उसकी सैलरी वितरण करना वो दीवान किया करता था। दफ्तरी का काम कौन देखता था, दफ्तरी का मतलब होता था राजा ने कोई आदेश दिया है उसका पालन हो रहा है या नहीं, ये मतलब कुल मिला के उसके आदेशों का को इकट्ठा करना या उनकी कोई फाइल तैयार करना या उन्हें लागू करवाना, ये सब दफ्तरी देखता था। बख्शी ये दूत की तरह काम किया करता था, यानी कि ये क्या करता था, बाहर जाता था, अन्य राजाओं से मिलना, ये वो इस टाइप के कार्य किया करता था। अब राज्य का विभाजन कैसे था, तो देखा जाए तो राज्य का जो विभाजन था वो मंडलों में इन्होंने बांट रखा था। इसे मंडल भी कह सकते हो आप, अन्यथा आप इसको गढ़ भी कह सकते हो, क्योंकि बाद में तो जब अजयपाल आए तो उन्होंने गढ़ों को जीत कर पूरे गढ़वाल का नाम गढ़वाल दे दिया। लेकिन अगर आप देखा जाओ तो जैसे देवलगढ़, नागपुरगढ़, बनगढ़, मलेथा, रमोली आदि विभिन्न गढ़ थे यहाँ पर, जिन्हें इन्होंने मंडल के रूप में जाना जाता था। आगे अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि जो मंडल थे इन पे जो शासन होता था वो दो तरीके से किया जाता था। अगर कोई केवल राजस्व वसूली वाला जो अधिकारी होता था, ठीक है, वो अपने साथ में कोई मतलब कहने का मतलब उसके पास सेनापति या सेना की शक्ति नहीं थी, फौजदारी शक्ति उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके पास टैक्स कलेक्टर की तरह वो काम करता था, उसको कमीण कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने असैनिक पदाधिकारी के रूप में इसका नाम दिया गया है कमीण। ठीक, जबकि जो सैनिक पदाधिकारी होता था वो फौजदार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और ये कहते हैं कि परगना नाम दिया, जब मंडल को परगना नाम दिया गया तब कमीण के अधिकारियों का जो पदनाम है वो थोकदार हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता गया तो जैसे मंडल को परगना कहने लगे बाद में चल के, तो कमीण अधिकारी का ही दूसरा नाम थोकदार हो गया। ठीक है, परगनों से छोटी इकाई पट्टी हुआ करती थी। तो हम आप जानते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं में हम कई बार जो परीक्षा वाणी है उसमें हम ये बात पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ गढ़वाल में इतने परगने और इतनी पट्टियाँ थी। तो परगने और पट्टियाँ, तो परगनों के नीचे पट्टियाँ हुआ करती थी और जो पट्टियों पे प्रशासन करता था उसको स्याणा कहते थे। तो एक बात कन्फर्म है कि जो पूरा परगना देखता था उसको थोकदार कहते थे। जो पूरा परगना देख रहा है, ये देखो, जो पूरा परगना देख रहा है उसको हम थोकदार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है,
और ये असैनिक पदाधिकारी है, ठीक। और जो पूरी पट्टी का प्रशासन देख रहा है उसको हम स्याणा कहते हैं। ये दोनों ही टैक्स कलेक्टर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो तो स्याणा लेखवार, कार्डदार और पंच थोकदार के अधीन कार्य करते थे। न्याय के लिए गाँव में पंचायतें भी हुआ करती थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पंचायतें ऐसा टॉपिक है कि हमको पता होना चाहिए कि क्या जब गढ़वाल राज्य उदय में आया और जिस समय यहाँ पे गढ़वाल राजवंश, पंवार राजवंश चल रहा था, क्या उस समय भी हमारे यहाँ पंचायतें थी? तो पंचायतें थी। तो न्याय का कार्य क्या करती थी और ये पंचायतें, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, आगे कहते हैं कि आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए, देखो आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो आप खुद ही समझ सकते हो कि उस समय क्या रहा होगा। उस समय वही पशुपालन और खेती ये सब कुछ ही रहा होगा, और कुछ हद तक व्यापार भी हम कह सकते हैं। तो अधिकांश प्रजा अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहा करती थी, ठीक है। पट्टियों में लोग भांग की खेती, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कभी पूछा जाए तो, है ना, कि भांग की खेती कभी स्टार्टिंग में जब ये गढ़वाल राजवंश था और है ना, तो भांग की खेती किया करते थे। भांग के बीजों से तेल और छाल से भंगेला नमक रेशे को निकालते थे। तो तेल का भी यूज हो गया और जो रेशा निकल रहा है उससे ये अपना वो भी बना लेंगे, कंबल वगैरह। तो खुबानी तथा कवासी के बीजों का भी तेल निकाला करते थे। हाट या घाट नामक जगहों पर व्यापार किया जाता था। आप आज भी सुनते हो हाट लगा है यहाँ पर, पहाड़ों में भी इसे हाट जो शब्द है वो बड़ा फेमस है। तो व्यापार मुख्यतः तीर्थ यात्रा स्थलों पर, अब जहाँ पे जो बाहर के यात्री आएंगे वहीं पे तो व्यापार करना उचित होगा। तो इसलिए जहाँ पर भी तीर्थ यात्री आते थे अधिकतम जगह पर, या वो विश्राम किया करते थे, वहीं पर ही हाट लगाए जाते थे। व्यापार के लिए कुछ छोटे छोटे पड़ाव बनाए जाते थे जिन्हें पटचट्टी कहा जाता था। तो आज भी हम चट्टी, जैसे हनुमान चट्टी, फूल चट्टी, तो चट्टियाँ बड़ी फेमस है। जैसे फूल चट्टी है ऋषिकेश में, हनुमान चट्टी भी है ऋषिकेश में, प्लस हनुमान चट्टी आप उत्तरकाशी में भी सुनोगे नाम। तो बहुत सारी चट्टियाँ होती हैं। तो वहाँ पे स्पेशली क्या होता था, छोटे छोटे पड़ाव होते थे, उनको चट्टी कहते थे। और वहाँ पर भी ये अपने हाट लगाया करते थे। लोकल जो सामान हुआ करते थे उनके खाने पीने के जो सामान है। श्रीनगर हो गया या पुनाड़, ये पुनाड़ है, रुद्रपुर का पुराना नाम है। नंदप्रयाग, पीपलकोटी, केदारनाथ और गुप्त काशी आदि मुख्य व्यापारिक स्थल हुआ करते थे। भाबर प्रदेश में कोटद्वार, भाबर प्रदेश में तो आप कोटद्वार, क्योंकि इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं यहाँ से। चौकी घाट हो गया, रामनगर वस्तुओं के खरीदने व बेचने के प्रमुख स्थल हुआ करते थे। कृषि उत्पादन व जंगल से इकट्ठे किए हुए उत्पादकों की खरीद बिक्री होती थी। विभिन्न प्रकार के मवेशियों का भी व्यापार होता था। भेड़, बकरी और बैलों को बेचा जाता था, है ना। तो आप कह सकते हो कि कहने का मतलब ये है कि कृषि और पशुपालन, इन दोनों से संबंधित, वो चाहे उपज हो या फिर जानवर हो, मवेशी हो, है ना, उनकी भी खरीद फरोख्त होती थी। भेड़, बकरी, बैल, ये सब ना। गुज्जर जाति बड़ी फेमस है, ये स्पेशली भैंसों का ही व्यापार करते हैं। भोटिया लोग जो होते थे वो घोड़ों का, कुत्तों का भी व्यापार करते थे। खड़वाल समुदाय के लोग भोटिया व्यापारियों को माल पहुंचाते थे। भोटिया व्यापारी द्वारा तिब्बत से लाए गए नमक, ये बड़ा फेमस था कि भोटिया लोग जो थे स्पेशली तिब्बत से व्यापार किया करते थे और नमक को वो खरीदा करते थे, पूरे प्रदेश में वितरित किया करते थे। इसी प्रकार विभिन्न स्थलों से अनाज खरीदकर भोटिया लोगों को बेचा जाता था। भोटिया से तिब्बत में बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। गढ़वाल में नमक और गुड़ उपलब्ध नहीं था, यह पूर्णतः आयात पर निर्भर था। तो ये दो प्रमुख वस्तुएं इस समय हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे नमक प्रोड्यूस करना मुश्किल है और नामुमकिन है बल्कि, और दूसरा यहाँ पे गुड़ नहीं बनता था। तो ये दोनों चीज़ें पूर्णतः आयात पर निर्भर थी। ब्रिटिशकालीन गढ़वाल में 99% लोग खेती और सहायक गतिविधियों पर निर्भर थे। सिंचाई पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, बिल्कुल। सिंचाई की व्यवस्था तो धीरे धीरे बाद में हुई जब ऊपरी गंगा कैनाल का अंग्रेजों ने निर्माण किया। राजपूत और ब्राह्मण, ये जो दो जाति हुआ करती थी, इनके पास ही अधिकतम जो भूमि थी या भूमि के स्वामी यही लोग हुआ करते थे, और बाकी बचे लोग इनकी भूमि पर काम किया करते थे, अन्यथा वो शिल्प, है ना, या और कामों में कर लेते थे। तो राज्य में आंतरिक व्यापार की मुख्यतः होता था, जो कि अधिकांशतः वस्तु विनिमय के रूप में रहता था। और आप जानते हो कि बार्टर सिस्टम जैसे हुआ करता था ना, कि भाई मैं तुम्हें गेहूँ दे देता हूँ, तुम मुझे नमक दे दो या गुड़ दे दो, इस टाइप से। अधिकांशतः प्रचलित मुद्राएं तांबे की हुआ करती थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोना चांदी तो गढ़वाल क्षेत्र में सोने चांदी की मुद्राएं तो चलाना, है ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो ज़्यादातर किया करते थे गढ़वाल क्षेत्र में उस समय, तांबे की मुद्राएं ही प्रचलित थी। मुद्रा के स्थान पर कौड़ियों का भी उपयोग किया जाता था।
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा जो सेंट्रल राजवंश थे या दिल्ली सल्तनत थी, कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा प्रभावित होकर जिस तरह के थोड़ा वहाँ चलते थे तो उन्हें कॉपी किया गया। हालांकि अधिकतम तो बाटर सिस्टम ही था, पर फिर भी कहते हैं कि अगर मुद्राएं चली है तो कुछ तांबे की और कुछ कौड़ियों की गढ़वाल वंश में मिल जाएगी आपको। हालांकि इनसे पहले जब कुणिन आए थे तो उनकी भी हमने मुद्राएं हम जानते हैं कि अल्मोड़ा प्रकार की, छत्रेश्वर प्रकार की वगैरह मुद्राएं देखने को मिली है ना, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं देखने को मिली है, जो कि चांदी तक की भी हुई है, तांबे की हुई है, चांदी की हुई है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम अभी वक्त में बहुत आगे चल गए हैं, कुणिन राजवंश बहुत ही पुराना था, तो अभी गढ़वाल राजवंश की अगर बात करें तो यहाँ पे वही है कि इनके समय में यहाँ पर कुछ कौड़ियाँ और तांबे की अगर बात की गई है ना। आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी, जो इस बात को भी का घोतक है कि इनकी कोई आर्थिक दशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए भी राज्य में मुद्राएं का अभाव था। राजा लखनदेव, हाँ, लेकिन कुछ राजाओं की जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई है जिन पे उनका नाम भी मुद्रण किया गया है, जैसे लखनदेव। तो ये गढ़वाल राजवंश या पवार राजवंश के ही राजा थे लखनदेव, और इनकी तांबे की मुद्राएं मिली है। अब तक उपलब्ध पवार मुद्राओं में सबसे अधिक प्राचीन है। फतेहपति शाह की ने भी रजत की मुद्रा, हाँ, जब फतेहपति शाह आए तो उनके समय बड़ा है ना, गढ़वाल राजवंश या फिर पवार राजवंश का स्वर्णकाल इनके समय को कहा गया था। कहते थे कि इनके समय में जो गेट है उन पे कोई ताला कभी नहीं लगाया करता था, तो काफ़ी प्रसिद्ध थे राजा और संपन्न भी थे, क्योंकि जैसे नवरत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में, तो वैसे इनके यहाँ पे भी माना जाता है कि नवरत्न रहा करते थे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि इनके समय की कुछ रजत मुद्राओं का प्रचलन हुआ है। ऐसा ये जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गढ़ राजवंश काव्य जो है इसमें लिखा गया है। प्रदीप शाह, ललित शाह और प्रद्युमन की मुद्राओं पर फारसी में राजा का नाम अंकित भी किया गया है। ये शायद इसलिए रहा होगा कि जैसे जैसे वक्त बदला तो कहीं ना कहीं ये टच में आए उनके, तो वो भाषा जैसे ये दिल्ली सल्तनत के टच में आए तो वहाँ पे क्योंकि फ़ारसी भाषा बड़ी प्रचलित थी, तो ये कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा प्रभावित होकर इन्होंने अपने यहाँ की मुद्राओं पर भी अपने नाम फारसी में अंकित करवाए। तो प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह, है ना। तो पवार मुद्राओं का सापेक्षिक मूल्य अगर मूल्य देखा जाए, है ना, तो जैसे एक तिमासी होता था इनका, तो वह 10% के सेंट्रल की जो मुद्रा थी दिल्ली सल्तनत की, थोड़ा उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जैसे एक तिमासी 10% के बराबर होती थी और एक गढ़वाली रुपया 40% के बराबर हुआ करता था, और एक गोरखाली रुपया ये 4 तिमासी के बराबर होता था। तो देख सकते हो उसको आप। भूमि माप की सबसे अगर भूमि की हम बात करें, जैसे हमने धीरे धीरे बात करी, पहले हमने देखा कि इनका प्रशासन कैसे होता था, इनके यहाँ पे पदाधिकारी कौन कौन हुआ करते थे, तो थोड़े कुछ पदाधिकारियों के हमने नाम देख लिए। फिर हमने देखा कि इनका जो विभाजन था मंडल का, परगना, पट्टी, ये कैसे बटाता था और उन पे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हुआ करते थे उनके क्या नाम होते थे। फिर हमने देखा कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, कि आम जो प्रजा थी वो क्या ज़्यादा करती थी, है ना, अपनी आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थी। तो हमने वो भी देखा, ज़्यादातर वो कृषि, पशुपालन, व्यापार में भी कुछ चीज़ों पे वो पूर्णतः आयात पर निर्भर थी, बार्टर सिस्टम चलता था। बहुत ही सीमित मात्रा में मुद्राएं, स्पेशली तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। रजत की केवल फतेह शाह का ही जिक्र मिलता है रजत मुद्राओं में। और अगर बात करी जाए तो कुछ फारसी या फिर दिल्ली सल्तनत या सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट नहीं कह सकते, सेंट्रल जो है ना सल्तनत थी, तो उसका जो प्रभाव था, शक्ति थी, उसका प्रभाव देखने को मिलता है कि इनकी फारसी की मुद्राएं, फारसी में नाम अंकित अपनी मुद्राओं पर ये करा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम केवल भूमि का देख लेते हैं। तो भूमि की पैमाइश किस तरह किया करते थे, तो ज़्यादातर अगर भूमि की पैमाइश की बात करें तो आप जानते हो इनके यहाँ पे नाली, मुट्ठी, इस टाइप के चलते हैं, है ना। तो नाली, मुट्ठी ये सब चलता है। और अगर सबसे बड़ी इकाई देखी जाए भूमि मापन की तो ज्यूला हुआ करती थी, ज्यूला, और सबसे छोटी होती थी मुट्ठी। जो बड़े भूमिखंड होते थे या फिर पट्टियाँ होती थी कि माप ज्यूला में की जाती थी, और जो छोटी इकाइयाँ होती थी उनको ये बिस्सी, है ना जी, बिस्सी, खार, भार, दोण, पाया, नाली, मुट्ठी में बांटकर, है ना, इनकी नापा जाता था। ब्रिटिश काल में भूमि प्रशासन में कई सुधार किए गए। व्यवसायिक कुमाऊं के कमिश्नर, जैसे ट्रेल बड़ा फेमस है भूमि मापन, है ना। भूमि सुधार में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो ट्रेल का आता है, और गार्डनर के बाद ये कमिश्नर बनते हैं यहाँ पे कुमाऊं के और गढ़वाल के भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं को ही वास्तविक कमिश्नर के रूप में देखा गया था। तो देखा जाए तो इन्होंने कई, है ना, शायद इन्होंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 10 भूमि बंदोबस्त तो इन्होंने ही करवाए हैं।
10 या 9 शायद। फिर बैटन आते हैं, ये भी कराते हैं भूमि बंदोबस्त, ठीक, और एमजे भी कराते हैं। तो ये बड़े फेमस कमिश्नर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो ये कुल मिला के ये है कि ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर।